हम सभी काफ़ी वेट किया। आज के जो सभा के जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है उसके अध्यक्ष हमारे सीईओ साहब और सभी हमारे मैनेजर्स और कोलीग दूसरी ब्रांचों से आए हुए, पैक्स से आए हुए हमारे साथी सभी को हमारी इस जो एम्प्लॉय क्लास है, कर्मचारी कक्ष है, इसमें सबका हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं, सीईओ साहब का स्वागत करते हैं। और ये जो सब हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है ये स्पेशल पूरे हरियाणा में ही ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, हमारे जो साथी है, उनको अवेयर किया जाए। यानी अवेयर तो आपने बहुत सारी नॉलेज में देयर इज नॉट आउट। योगा पहले भी था, रामदेव ने जिस हिसाब से योगा को उठाया है वो काबिल तारीफ है, वो प्रेज वर्दी है। ये आप ये नहीं मान सकते सत्यनारायण में भी ज़्यादा नॉलेज, ये हमें क्या अवेयर करेगा? आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, बट उसको थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत होती है। सो जाते हैं ना, जागने की जरूरत होती है कई बार। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है। हमने पहले भी जो सीपी महेंद्रगढ़ के अंदर की थी, और इस एम्प्लॉय क्लास का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, मेन तो हमारा जो कृषि अवसंरचना कोर्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संबंध में ये प्रोग्राम है। और इसके अंदर हम वर्क एथिक्स पे बातें करेंगे, डिसीजन मेकिंग पे बातें करेंगे, और हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, टू आवरसेल्फ, सच टाइप ऑफ टॉकिंग विल बी देयर। तो आप भी, आपके जो कमेंट्स हैं या आपके जो आइडियाज़ हैं आर आल्सो वेलकम। उनको भी हम स्वागत करेंगे। जो भी आइडियाज़ आप रख सकते हो, क्योंकि जहाँ से भी जिस लेवल से, चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से, दिस सेशन में बी कंसिडर एज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आल्सो। हाउ वी कैन इम्प्रूव अवरसेल्फ, हाउ वी कैन इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बैंक, डेट रेटिंग, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक, इसको एमिलिएट कैसे किया, कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें सोचना है। सबसे बड़ी बात सोचने की होती है, ठीक है जी। तो ये जो दूसरी जो हमारी सोशल स्किल्स है, इस पर बातें करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जब से हमारा नया जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सेंट्रल लेवल पे बना है, पहले स्टेट लेवल पे होता था, अभी जो अमित शाह जी जो इसके मंत्री हैं, इस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये। तो ये ठीक है जी, अभी थोड़ा चेंज आया है। चेंज आने से कुछ ना कुछ डिसीजन तो लिया जाए। तो एक डिसीजन लिया गया किस प्रकार से हम अपने जो पूरे सहकारी सेक्टर जो किसी समय पूरे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा योगदान दिया है हर लेवल पे, चाहे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन रही है 1973 की, जो व्हाइट रेवोल्यूशन रही है, हर लेवल पे जो खाद्य जो पदार्थ में हम पिछड़े हुए थे। आपको पता है ना, हमारे जो दादा परदादा जो भी थे, हमने देखे थे, कहते थे गेहूं की रोटी तो उन्हें नसीब होती थी, बहुत कम लोगों को बाजरे या ज्वार खा के काम चलाते। इसका मतलब उस समय जो हमारी सहकारी जो समितियां बनी, मॉर्गेज बैंक, आपको पता हो सबसे ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज मॉर्गेज बैंक। इट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1888। 1888 में इसका एक्सिस्टेंस आ गया था मॉर्गेज बैंक, सबसे पहला। दूसरी जो सोसाइटी है वो बाद में बनी, सबसे पहला जो बैंक मॉर्गेज बैंक रहा। बड़ा अच्छा योगदान दिया मॉर्गेज बैंक ने। लेकिन शहर जो बुढ़ापे की ओर चला जाता है ना, गिरावट की ओर चला जाता है, उसका कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं हम बदलाव नहीं ला पाते, चेंज नहीं ला पाते। जो डेवलपमेंट आता है हालात में, उस डेवलपमेंट के हिसाब से हम उस पेस के हिसाब से अपना पेस नहीं रख पाते, स्टेप नहीं रख पाते, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपने कई जो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी देखी होगी, हिंदुस्तान ट्रैक्टर कभी बहुत अच्छा ब्रांड होता था हिंदुस्तान के अंदर, पीले रंग का आता था ना, has got disappeared from the market। कोडैक कंपनी के आपने खूब कैमरे वगैरह देखे होंगे, इस मार्केट से डिसअपियर हो चुकी है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपको भी पता होगा जो समय के साथ नहीं चली, मार्केट से गायब हो गई है। कभी मार्केट में बड़ा शेयर हुआ करता था, वो गायब हो गई। ऐसे ही जो हमारी जो खास तौर पर हमने मॉर्गेज बैंक की, मैंने 10-12 साल वर्क किया, अभी भी पेरेंट डिपार्टमेंट मेरा यही है, आप अच्छी तरह जानते भी हैं। तो लेकिन चेंज कुछ यहाँ भी जरूरत है हमारे खुद के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, गवर्नमेंट ने विशेष ध्यान दिया है। हम सबको इस पर सोचना है, मनन करना है।
जो आइडिया है उसको डेवलप करके कोई भी हम में से एक आदमी, विरला आदमी निकल के आ जाए कि इस स्कीम को कन्विक्शन में कन्वर्ट कर दे, कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बिलीफ में बन जाए ये स्कीम। अगर नॉर्मल से इस प्रकार का एक सिस्टमिक इफेक्ट उठे हमारे बैंक के माध्यम से, सिस्टमिक इफेक्ट क्या होता है? सिस्टमिक इफेक्ट वो होता है जैसे एक जगह कोई प्रॉब्लम आई है या एक जगह कोई डेवलपमेंट आया है, उस सब कहीं फैल जाता है लहर की तरह। जैसे हम आपस में बातें करते हैं, अरे उस बैंक की रिकवरी कितनी, अरे उसकी 5% है, चलो हमारी ठीक है 5% है, और दूसरे बैंक की बोलो उसकी 5% है। अगर कोई 10% भी करना चाहता है ना, एक दूसरे को देख के रुक जाता है, उनकी 5% हमारा काम चल रहा है बराबर तो हम, दिस इज सिस्टमिक इफेक्ट। अगर ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम एक बैंक बंद होने लग गया, पीछे से पंजाब नेशनल बैंक पे बहुत बड़ी आफत आ गई थी ना, नीरव मोदी जब 11,000 करोड़ और कुछ और अमाउंट लेके भाग गया था, बैंक एक बहुत डेप्यूटिंग पोजीशन में पहुंच गया, लेकिन बंद नहीं कर, गवर्नमेंट आगे आ गई। अगर एक बैंक बंद होता है उसका सिस्टमिक इफेक्ट दूसरे पे भी जाएगा, क्योंकि सारे बैंक इंटरकनेक्टेड है, तो सिस्टमिक इफेक्ट वो होता है। ऐसा ही हमारा रिकवरी का सिस्टमिक इफेक्ट आया हुआ है। हम सोचते हैं रेवाड़ी की रिकवरी पूछते हैं, करनाल की, पंचकुला की, अरे उनकी तो हमारे से भी कम है, तो हम जितनी हम थोड़ी बहुत करते उस पर इंजॉय करते हैं, है ना, वी आर बेटर देन अदर्स इस प्रकार। तो ये जो कृषि अवसंरचना कोर्स है, गवर्नमेंट ने अभी 2020 के अंदर इसकी जो योजना बनाई है, इसके तहत क्या करना है जी? इसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर अब तक ग्रोथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आ रही है। स्टैग्नेशन मीन्स रुकावट से आगे, उससे आगे तक डेवलपमेंट भी हो रहा है। गेहूँ सपोज करो हमारे खेत में 40-50 मन होते हैं, 45 मन, वही हम आगे नहीं जा रहे। एक तो स्टैग्नेशन को किसी प्रकार से अपने जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को नए डायरेक्ट तक लेके जाना, नए आयाम तक लेके जाना, इस स्कीम का मेन मोटो है। ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हम यहाँ बैठे सभी कुर्सी मेज या बिल्डिंग खड़ी हमारा पंप है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। खेती के लिए जो काम करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, जो भी कल्टीवेटर, एरो वगैरह की हमें जरूरत होती है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम यहाँ तक तो आ गए, काफ़ी तरक्की की है, लेकिन आगे कैसे जाया जाए? एक सर्वे के अनुसार गवर्नमेंट ने सर्वे कराया कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है 15 से 20% अल्टीमेट यूज तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वेस्ट हो जाता है। 15 से 20%, इट मीन्स 1/5। हमारा जो मेहनत की कमाई है 1/5 तो अल्टीमेट तक कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। चिंता का विषय है। गवर्नमेंट ने ये सोचा, दूसरे देश से कंपेरिजन करते हैं, वहाँ 5 से 10% जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेस्ट होता है। कारण क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हमारे पास रूरल गोडाउन्स भी नहीं है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है, हमारे पास जो गेहूँ की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, सरसों की क्वालिटी की अच्छा करने के लिए दूसरे यूनिट संसाधन भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पर लगे। उसके अंदर हमारा जो मॉर्गेज बैंक है, लोन एडवांसमेंट में भी काफ़ी योगदान कर सकता है। कैसे? क्योंकि जो इस स्कीम के तहत कोई भी आदमी, खासतौर पे पैक्स, एसएचजीज, जेएलजीज, कोई स्टार्टअप, कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, कोई भी इस प्रकार का एक काम कर सकता है। ये बड़ा अगर हम विजुअलाइज करें, अपनी आंखों से देखें, दिमाग की आंखों से हम देखें इस पूरे को, अगर हमारे गांव में या हमारे आसपास सपोज करो एक अच्छा सा गोडाउन बन गया, देखो आप अपनी आंखों से बन गया, उसके बाद वहां हम शॉर्टिंग मशीन लगा देते हैं, ग्रेडिंग मशीन लगा देते हैं और पैकिंग मशीन ये लग जाती है। रूरल गोडाउन हुआ, आसपास से सारा जो भी है अपने 5-7 गांव से गेहूं का वहाँ इकट्ठा हो गया, फिर उस गेहूं को शॉर्ट कर लिया जाए फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। अच्छा, जैसे कई बार हम कहते हैं किसान अपने गेहूं का खुद दाम नहीं लगा पाता, लेकिन कुछ कंडीशंस में लगा पाता है। 306 गेहूं जो किसान बोता है, 283 गेहूं जो किसान बोता है, वो रेट उसकी खुद की होती है। मार्केट के रेट 306 को या 283 को खुद के रेट होते हैं ना। तो ऐसे ही जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, अगर शॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग यूनिट हमारे आसपास लग जाए रूरल गोडाउन के साथ साथ, तो शॉर्ट करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी से गेहूं को हम अलग अलग कर सकते हैं। छोटा दाना, मीडियम या बारीक दाना, है ना, उसके रेट भी अपने अलग अलग लगा सकते हैं। जो मोटा दाना है, इसकी अच्छी क्वालिटी है,
उसको हम 306 का रेट लगा देंगे। सपोज करो वो 40 मन में से 10 मन निकल के आया, अच्छा रेट लग जाएगा वो। उसके बाद जो सबसे थर्ड क्लास उसको बेच सकते हैं गवर्नमेंट रेट पे भी, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हैं ना, एक तो इसमें ये फायदा है शॉर्टिंग मशीन। दूसरा ये जो कृषि अवसंरचना कोष है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी है पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से यस, किसान का अपना रेट तो है नहीं जी, हरियाणा में है नहीं ऐसा। बिल्कुल ये जरूर भाव में जरूर अंतर है, लेकिन जो सरकार का रेट है उसी से बस 10-20 ऊपर नीचे। बिल्कुल ठीक है, यही बात सरकारी रेट बाजरे वाला है, बाजरे वाला सरकार जो अंतर है वो दे रही है, लेकिन जो है ना बढ़िया जो से 400 रुपये कम दे रहा है, बिल्कुल सरकार 600 रुपये दे रही है। बिल्कुल वही बात है ना कि भाई जो बढ़िया क्वालिटी का गेहूं वो अपना रेट रख सकते हैं। जैसे एमपी बोल रहा है, एमपी में मध्य प्रदेश में वो सरबती बोल रहे हैं, तो उनका 2500 रुपये भी रेट है, 3000 रुपये भी रेट है। ऐसे राइस धान का अभी सोनीपत में कहीं मैं देख रहा था, सोनीपत में 2500-2700 रुपये बिक रहे हैं, रेट 1600 रुपये रख रखा है। जो मोटे चावल का रेट 1600 रुपये है, वो जो धान हो रहे हैं 1500 कुछ नंबर था उनका, उसका 2700 है। ऐसे ही हमारे यहाँ 306 का महंगा है, ये कम है। फार्मर्स क्या करता है कि भाई जो गेहूं बोया जा रहा है वही बोता है। जिस दिन आप 306 क्यों महंगा है, एक तो बढ़िया दाना है, बढ़िया एक पैदावार कम होती है, जितना उसको बढ़िया करोगे उतना ही गेहूं। हमारे यहाँ 306 खत्म हो गया, एमपी का सारा गेहूं बिक रहा है यहाँ। हम और आप भी घर में खरीदेंगे कि एमपी का गेहूं बिकता आ रहा है वो, क्योंकि वो एक पैटर्न बन गए, सॉर्ट करके पैकिंग करके सही तरीका से बेच रहे हैं, बिक रहे। मतलब यही इनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई उसमें कि भाई जब तुम बढ़िया करोगे, सॉर्ट करोगे, तो वो अपने मन मर्जी पे बेच सकोगे, और सबके साथ एक जैसा करोगे तो फिर जो सरकार का दाम वही उसी पे बिकेगा। ये है कहने का तात्पर्य। सीओ साहब ने बताया कि वही बात है, जब हम जैसे एमपी के गेहूं आ रहे हैं, अगर हमारे गेहूं शॉर्ट हो जाए, साफ हो जाए, गुस्सा ना हो, बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे, ज़्यादा रेट पे बेच पाएंगे नहीं, लेकिन हम लेजीनेस आलस लगा लो, या कई बार जिस चीज़ का फायदा ना हो तो पैसा लाना चाहते हैं, ढूंढ ला खेलना चाहते हैं, तो ढूंढ ला वगैरह कौन खरीदता है? अगर शॉर्टिंग मशीन होगी, बिल्कुल बढ़िया साफ गेहूं आएगा, है ना, घर जाएगा तो आपकी जो मैडम भी कहेगी बहुत बढ़िया गेहूं जो पीसना ना करना पड़े, है ना। एमपी का क्यों खरीद जा रहे हैं? घर में पीसने करने की जरूरत नहीं, उसको सुखाने की जरूरत नहीं, उसको वॉश करने की जरूरत नहीं, तो ऐसी क्वालिटी हम यहाँ क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इस पर एक प्रकार से ये यूनिट खड़ी हो जाए, हमारे यहाँ गोडाउन खड़े हो जाए हमारे यहाँ। शॉर्टिंग करने के बाद ग्रेडिंग करेंगे, भाई इसको इस रेट पे बेचेंगे, इसको इस रेट पे अलग अलग जो पैकिंग कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। ये तो किसानों को एक फायदा हो गया एक साइड में। दूसरा, इसमें कंज्यूमर को फायदा है। कंज्यूमर को कैसे फायदा है? जो बीजों वाले कम हो जाएंगे, डायरेक्ट जो यूनिट लगी हुई है कंज्यूमर वहाँ से ला सकता है आराम से, है ना। रेट भी कंज्यूमर को रेट कम मिलेगा, किसान ज़्यादा रेट ले सकता है उससे, है ना। दोनों का फायदा हो गया, एक तो ये हो गया। तीसरा, जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के जो पार्ट है, चाहे फार्मर है, चाहे बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, कंज्यूमर है, सभी को फायदा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सबको फायदा है। देखो अभी फार्मर्स का फायदा आपको पता लगा। फार्मर्स, एक और बात है, फार्मर्स को जब अपने गांव के आसपास ही सारा प्रोड्यूस यहाँ बिक जाएगा, दूर जाने की जरूरत नहीं है, हो गया ना। और जो कंज्यूमर्स हैं उसको सही रेट पे अच्छी क्वालिटी का गेहूं मिलेगा। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट है एग्रीकल्चर जो के तहत जो लोनिंग करती है, प्रायोरिटी सेक्टर के तहत जो लोनिंग होती है ना प्रायोरिटी सेक्टर में, तो आसानी से दी जा सकेगी। इसके अंदर सीधा हमें पता लग गया कि इतना फंड प्रायोरिटी सेक्टर में आसानी से जा रहा है। इसके अंदर एक यूनिट को 2 करोड़ रुपए तक फाइनेंसिंग